जिन दोस्तों वीडियो में देखने वाले हैं 12th क्लास का महातांडव की वीडियो करने वाले हैं। 12th क्लास फिजिक्स फर्स्ट पार्ट कंप्लीट सोच ना करने वाले इस वीडियो में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, ठीक है। महातांडव आज की वीडियो का रहेगा, ठीक है। तो ऑल देखने वाले, पहला चैप्टर हमने लिया है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। विद्युत क्षेत्र पहला टॉपिक लिया, विद्युत क्षेत्र में से हमने पहला टॉपिक चर्चा करने वाले। देखो जल्दी इसमें एक्सप्लेन करने की वन शॉट वीडियो रहेगी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपको पूरा दिखाना है, फर्स्ट बुक से कमिट करानी, तो इसलिए मैं जल्दी समझाऊंगा। तो पहला टॉपिक ले रहे हैं, ठीक है। आवेश यानी चार्ज किसे कहते हैं, ठीक है। आवेश यानी चार्ज, ठीक है। तो चार्ज शुरुआत करें, चार्ज किसी के दो कहने का मतलब है किसी चालक में प्रवाहित, मतलब कोई चालक है, चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। पहले मैंने लिख लिया, तो क्या कहते हैं, कोई अगर मान लो आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का भाई इसका सिंबल क्या होता है, क्यू होता है। ऑप्शन बात है ना। तो किसी चालक में प्रवाहित आवेशों की संख्या, देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, और जी क्या इलेक्ट्रॉन एक भाई किस चालक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन संख्या। देखिए इलेक्ट्रॉन पर लिख दे रहा हूँ सही से, इलेक्ट्रॉन नंबर है ये, इलेक्ट्रॉन नंबर है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, तो होते हैं मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कह रहे और भाई सिंपल टॉपिक है, आप जानते हो किस चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवेश कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन अलग अलग प्रकार से भी हो सकती है। चार्ज यानी आवेश की डेफिनेशन अलग अलग से आप निकाल सकते हो, है ना। अब नेक्स्ट देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्या देखेंगे, कूलाम किसे कहते हैं, कूलाम का नियम अब चर्चा करने वाले हैं। समझ आवेश किसे कहते हैं, मतलब किसी चालक में, चालक यानी कंडक्टर प्रवाहित फ्लो क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, नाम देंगे भाई चार्ज है। क्या है, चार्ज। ऑप्शन बात क्लियर, इसके लिए आगे बढ़े। पहला दूसरा टॉपिक क्या है, मानो कूलाम का नियम समझने वाले, ठीक है। इतना क्लियर, इस्ट क्लियर, ठीक है। अब समझने वाले कूलाम का नियम, ठीक है। कूलाम का नियम तो कंप्लीट चर्चा करेंगे आज, फर्स्ट पार्ट और, ठीक है। तो कॉपी पेन से निकाल के बैठ जाओ, पहली बात ये हो गई ना। तो पहला टॉपिक क्लियर, अब नेक्स्ट देखने वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिया हमने, कूलाम का नियम किसे कहते हैं ना, डाल दो। दूसरा टॉपिक क्या है, कूलाम्स लॉ, ठीक है। कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ क्या कहता है, तो ऑप्शन आता है कूलाम्स लॉ, सही से लिख दे रहे हैं, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहलाता है ना, कूलाम्स लॉ। अब कूलाम का नियम क्या कहलाता है, माना कोई बल है, क्या मैंने पहले समझते हैं, आकर्षक बल किसे कहते हैं, प्रतिकर्षक बल कहते हैं। आकर्षक का बल क्या होता है, जब दो वस्तुएं असमान प्रकार की वस्तुएं, जब दो असमान प्रकार की वस्तुओं को पास लाया तो तुम्हें क्या लगता है, आकर्षक बल लगता है। कहने का मतलब है दो असमान प्रकार की वस्तु में लगने वाला, तो माना हमने कोई चार्ज क्या है, F Q1 और Q2 दो चार्ज है, इनकी बीच की दूरी का वर्ग करते हैं, ठीक है। बीच की दूरी का वर्ग करते हैं तो क्या मिलता है हमें, F यानी एक समानुपाती का चिन्ह होता है, जे हटाएंगे तो हम पर एक नियतांक मिलता है। कौन सा नहीं मिलता, 1/4πε0, ठीक है। 4πε0। फिर क्या लिखते हैं, फिर लिखते हैं Q1 Q2 और R इसके, ठीक है। Q1 Q2 और R इसके लिखते हैं ना, Q1 Q2 और R इसके लिखते हैं। इतना क्लियर है। तो ये होता है हमारा कूलाम्स नियम का फॉर्मूला, है ना। कूलाम्स नियम का फॉर्मूला, है ना। क्या आ गया, कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला। अब इसका भाई नियतांक क्या होता है, ये नियतांक है, नियतांक क्या है, कांस्टेंट क्या है, नियतांक। तो नियतांक क्या है हमारा यहाँ में, तो 1/4ε, इसको लिख सकते हैं, के भी मान सकते हैं। इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसको हटाएंगे, के की जगह क्या लिखेंगे, 1/4ε0 होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, के की, है ना। तो के यहाँ पर लिख सकते हो, इसकी जगह के भी लिख सकते हो, होती है 9 × 10⁻9, है ना। 9 × 10⁻9 हो गई। इतना क्लियर है। कूलाम्स लॉ भी क्लियर हो गया, ठीक है। कूलाम्स लॉ, है ना। कूलाम्स लॉ क्लियर हो गया। कहने का मतलब था कोई आवेश था, कोई करता, पहले हमने लिया, माना F यानी कोई बल है, उनकी बीच का लगा, उनकी समानुपाती हो, Q1 को आवेश दो क्या है, Q1 है, Q2 मान लिया, उनकी बीच की दूरी का वर्ग, ठीक है, R, है ना। बीच की दूरी का R मान लिया, वर्ग कर लिया। अब इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमें क्या मिलता है, ऑप्शन बात है, जब भी आप पढ़ोगे जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाएगा तो हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। उस कांस्टेंट वैल्यू का भी क्या है ना, उस कांस्टेंट वैल्यू को हटाने पर उसकी भी कुछ वैल्यू होती है, तो क्या होती है,
9 मल्टीप्लाई 10⁹ इतने क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब करने वाले हैं, इतने क्लियर है, बेस कंप्लीट। अब आगे देख रहे हैं ना, अब देखने वाले हैं कूलॉम्स लॉ हो गया। तो अब चर्चा करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता पहले विद्युत क्षेत्र समझ, थोड़ा नया बता देना, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, पर थोड़ा नया आपको क्लियर करा दें, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो समझो, है ना। विद्युत धारा के आसपास का वह क्षेत्र, है ना, विद्युत धारा के आसपास के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है ना। विद्युत धारा यानी विद्युत के ऑप्शन कोई क्या है, किसी मतलब कोई कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो रहा है, ये कंडक्टर इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है ना, कंडक्टर इसके आसपास के तो क्या कहा जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा, सही है, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब डाल रहे हैं जो मेन टॉपिक बता रहे थे, तो मेन टॉपिक है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चर्चा करेंगे इसका, किस पर, मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो मैंने एक लिख लिया क्या, माना इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं इंग्लिश में, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंग्लिश में लिख सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, माना किसी एक का किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, किसी, है ना, एक कांक किसी कह सकते हो, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चलिए तकलीफ, ठीक है, क्या होती है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, मान लीजिए क्यू एफ अपॉन क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश, ठीक है। किसी, तो कैसे निकालेंगे, किसी परीक्षण आवेश, है ना, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला, याद करो, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इतना क्लियर है, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, रिपीट, क्लियर है ना। इसका यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, जल्दी बताओ। तो कैसे निकाल लेंगे, मालूम है बल क्या क्या होता है, न्यूटन, तो न्यूटन इनटू कूलम, कूलम भाई इसका मात्रा क्या होता है, ये मैं पहले बताया, चार्ज का मात्रा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, कूलॉम्स लॉ पढ़ा। कूलॉम्स लॉ पढ़ने के बाद भाई इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे एन अपॉन मीटर, क्या निकाले, अपॉन कूलम सी, ऐसा हो जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, न्यूटन मीटर हो गया, तो न्यूटन कूलम हो गया। अब आगे देख रहे हैं, देख लिया। अब देखने वाले हैं, मेन टॉपिक आता है अच्छी स्थिति और निश्चित स्थिति, है ना, अच्छी स्थिति और निश्चित, थोड़ा जल्दी, थोड़ा नहीं समझाएंगे, बड़ी बड़ा टॉपिक है ये, जो कैसे माना हमने, जल्दी लिस्ट करता है इसको। और दूसरा ले रहे हैं, तो मैंने इधर इतनी जगह आपके लिए छोड़ दी है ना, जो मेन टॉपिक है सब आप कवर करने वाले हैं। तो पहला कहाँ तक हो गया, अब यहाँ तक आ गया, अच्छी चीज किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक आप कॉपी पेन बैठ जाओ, ले सब नोट करते हैं आप, ठीक है। तो एक एक को देखना है, मेन टॉपिक, तो अब पढ़ने अच्छी स्थिति पर, तो हम मैंने कहने वाला है, किसी पहले दसवां इलेक्ट्रिक डायपोल समझ लें पहले, है ना, छोड़ के इलेक्ट्रिक डायपोल समझ, विद्युत आघूर्ण किसे कहते हैं, तो विद्युत आघूर्ण किसे कहते हैं, माना दो कोई बिंदु है ना, तो कोई हमने क्या माना, दो चार्ज रखे गए, माइनस क्यू है और प्लस, दो आवेशों के बीच की अल्प दूरी को, दो आवेशों की बीच की अल्प दूरी को क्या कहता है, विद्युत दो ध्रुव कहा जाता है। याद करो, दो आवेशों की बीच की अल्प यानी कम दूरी को क्या है, विद्युत दो ध्रुव की आघूर्ण कहा जाएगा, क्या कहेगा, आघूर्ण कहा जाएगा। दो बिंदु को है, दो आवेश है,
तो आवेश के बीच की क्या अल्प दूरी हमने क्या मानेंगे, माना ए मान लो, है ना। यहाँ पर पी क्या हो जाएगा आपका, पी बिंदु, बीच की दूरी का पी मानो, ये आपका पी बिंदु मान लिया, पी बिंदु, है ना। एज हो गई, तो एज हो गई, टोटल कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी, 2 ए, ठीक है, कितनी हो जाएगी 2 ए हो जाएगी, है ना। एज ये थी, ए आ, तो क्या समझ क्या रहा है, डाल लो वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आगुण, वैद्युत द्विध्रुव आगुण किसे कहते हैं, अब समझ रहे हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आगुण, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल तो किसे कहेंगे, तो माना हमने पहले बता दिया दो आवेश हैं Q, है ना, क्या आवेश है भाई, माना एक Q माइनस Q और प्लस Q है, दो आवेश है, इनकी बीच की अल्प दूरी मतलब नामात्र की दूरी होगी, बीच की नामात्र की दूरी, अल्प दूरी को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आगुण कहते हैं, है ना। तो इसे P से प्रदर्शित, यानी P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर क्या लिखेंगे, बीच की दूरी कितनी है आपकी, माना हमने 2 ये मानी, और क्या हो जाएगा आपका आवेश क्या है Q, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा वैद्युत आवेश। अब आगुण किसे कहते हैं, बीच की दूरी के गुणनफल को, बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आगुण कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आगुण, ठीक है, कहा जाता है। इतना क्लियर है, सही से लिख दे रहा हूँ पे 2a लिख दिया, ए लगे जिसको भाई एल मान लो लंबाई को, अगर नहीं अगर पहले पढ़ा तो एल मान लो, या एल भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये भी हो जाएगा हमारा क्यों हो गया, ये ऐसे लिख दो, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखने वाले तो हो गया, अब देखेंगे अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निश्चित स्थिति पे, इतना क्लियर है, टेस्ट क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है, पहला चैप्टर जल्दी होने वाला खत्म हमारा, है तो आगे मिटाए, ठीक है ना। इसकी सॉल्व से मिस आउट कर रहा है, तो एक साथ पूरे का 1 में हट जाऊंगा, तो आप एक का पूरे में हट जाने पर पूरे का एक बार 1 ले लो, ठीक है, तो आपको सही पल्ले पड़ जाएगा। यार मोड तो आप दिल्ली देखने वाले हैं, है ना। तो अब देखने वाले हैं, तो वही हो गया क्लियर, होने पर अब आवेश देख लिया। अब क्या देखने वाले हैं, अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति पर याद रखना। तो भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दो स्थिति में देखा जाता है, अच्छी और निश्चित स्थिति पर देखा जाता है, तो दोनों को एक से जल्दी देख रहे हैं, ठीक है। तो अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति, ठीक है, अच्छी स्थिति को कैसे करेंगे, अच्छी पर ना विक्षेत्र की तीव्रता, तो क्या देखते हैं, माना देखो होती क्या, पहले आपको लिख दिया हूं, तो होती है आपकी 1/4 एप्सिलॉन होती के बाद क्या लिख देंगे 2p q होती है, ठीक है, ये होती है हमारी। तो निकालते कैसे, थोड़ा बेस कम कराने के लिए भाई हमको दूर रहेगी, तो ये बता रहे हैं, ठीक है, इतनी होती है अच्छी स्थिति पे, ठीक है। अब निश्चय स्थिति पे कितनी होती है, निरक्षीय स्थिति पर पर दो निश्चित स्थिति पर कितनी होती है, तो निश्चित स्थिति पर लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना। अब क्या हो जाएगी Q अपॉन P लिखी जाएगी, P अपॉन R
क्यू, है ना, जो होगी आपकी निश्चयी स्थिति पर होती है। ठीक है, निश्चित स्थिति पर अच्छी देख ली निश्चित। अब देखने वाले हैं, है ना, तो पहला चैप्टर हमारा खत्म हुआ, दूसरा चैप्टर क्लियर होने वाला था, है ना। पहला चैप्टर देखा हमने, कूलॉम्स लॉ देखा, आवेश देखा, ध्रुव देखा, विद्युत की तीव्रता देखी। एक और थोड़ा बता दे, देखो एक और होता है आपका, थोड़ा इसको नेक लिखा दें। एक समांतर क्षेत्र विद्युत ध्रुव आवेश का योग, है ना, सिंपल निकाल लोगे, यही पूछा जाता है ना, 2-3 के लिए प्रत्येक आपका ही पूछा जाता है, कैसे निकाल लेंगे। तो इसको थोड़ा नेक कवर कर लें, जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप मालूम हो आपको तो कमेंट सेक्शन में बताओ ना, इसको आगे बढ़ रहे हैं फिर, है ना, इतना क्लियर है। तो अब देखने वाले हैं विद्युत से तो आगे हो गया। अब देखो विद्युत तो आगुट होने पर मैंने क्या बताता है, समांतर भाई एक निकाल, ये निकालिए क्या होता है आपका, एक समांतर विद्युत क्षेत्र पर ध्रुव आगुट, है ना। तो जो निकालने पर टू से प्रदर्शित करते हैं हो जाएगा आपका पी भाई, पी विद्युत डायपोल और ई हो जाता है ना, ई और कॉस थीटा ये होता है। ठीक है जी, और क्या निकाल लेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र पर ध्रुव आगुट, है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र पर ये होता है। ठीक है, तो अब निकाल सकते हो, फंडामेंटल ये होता है। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा चैप्टर देखने वाले हैं, विद्युत ध्रुव, विद्युत विभव एवं धारता, विद्युत विभव एवं धारता, है ना, दूसरा चैप्टर करने वाला। अब क्या करने वाला, देखिए देखो, विद्युत विभव एवं धारता, विद्युत विभव एवं धारता, है ना, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो अब देखो क्या देखने वाले हैं, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ठीक है, पोटेंशियल किसे कहते हैं, अब कैपेसिटर कहते हैं। तो विद्युत विभव चैप्टर आ गया हमारा सेकंड, कौन सा भी चैप्टर है, ठीक है, तो सेकंड चैप्टर अब क्या करने वाला है, अभी समझने वाले हैं सेकंड चैप्टर में विद्युत विभव किसे कहते हैं। ठीक है, विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत विभव किसे कहते हैं। तो विद्युत विभव किसे कहते हैं, माना एक किसी परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। किसी परीक्षण आवेश को अनंत में लाने में किया, अनंत से लाने में किया गया कार्य, है ना, क्या कहलाता है। तो कैसे लिखेंगे, इससे लिखते हैं OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0। मैंने क्या बताया था, धन परीक्षण आवेश को अनंत यानी इनफाइनाइट, पता नहीं है कहां से ला रहे हैं, अनंत से लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, किसी परीक्षण आवेश यानी Q0 को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, यानी क्या कहलाएगा भैया, लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाएगा। उसी बात क्लियर है। इसका मात्रा क्या होता है, इसका मात्रा वोल्ट होता है ना, पढ़ा होगा ऐसा ही मात्रा क्या होगा, वोल्ट होता है ना, क्या होता है इसका, वोल्ट होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। इतना तो क्लियर ही है ना, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, कैपेसिटर अब देखने वाले हैं धारता, धारता किसे कहते हैं, या धारता देखने वाले, इतना क्लियर है ना, है ना। अब देखने वाले हैं धारता। ठीक है, तो नहीं जाओ उसके मोबाइल से, राहुल से बात कर लेना, जाओ तो वहां उसके बाद जाओ। अब देखने वाले देखो विद्युत धारता, पूछ लेना क्या काम है, जाओ जल्दी। धारता, ठीक है, धारता यानी कैपेसिटर, जैसे इसे डाल लेना, कैपेसिटर यानी धारता किसे कहते हैं, धारता। ठीक है, धारता यानी कैपेसिटर किसे कहते हैं। देखो कहने का मतलब है, इसका मतलब होता है फैराड। ठीक है, तो इसे हमने माना इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित किया था, कैपेसिटर को आपको सी से प्रदर्शित किया जाता है। तो सी इक्वल टू क्या हो सकता है हमारा, Q/OB, Q/OB क्या होता है हमारा, कैपेसिटर होता है ना। कहने का मतलब जी है। तो हम आगे इसका मात्रा क्या होता है, SI फैराड,
फेड होता है ना, फेड होता है धारता का मात्र। क्लियर है। अब इससे मोस्ट इंपोर्टेंट एक लोवेरिकल पूछा जाता है आपका, तो संधारित्र थोड़ा समझा दे रहे पहले, संधारित्र में आ गए तो संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र यानी कैपेसिटर किसे कहते हैं, ठीक है, यानी कैपेसिटर किसे कहते हैं। कहने का मतलब है किसी भी चालक में परिवर्तन किए बिना, किसी चालक में उसके साइज मतलब आकार और आकृति में परिवर्तन की, मतलब कोई चालक है उसके आकार और आकृति में परिवर्तन किए बिना, है ना, किए बिना क्या हो सकता है भाई 10⁻⁶ वोल्टेज का वोल्टेज जनरेट किया जा सकता है, क्या वोल्टेज जनरेट किया बनाया जा सकता है, उसे कहते हैं कैपेसिटर। आप घर में यूज करते हो कंडेंसर के, जैसे आप कंडेंसर जानते हो, कहने का मतलब आप घर में यूज करते हो, जैसे आपके घर कोई अगर जो है मोटर है, टीवी मोटर है, उनको चलाने के लिए का मतलब है करंट देने के लिए क्या होता है कैपेसिटर यूज किया जाता है। जैसे आप पंखा कूलर इसमें क्या किया जाता है, कंडेंसर कहते हैं, उसकी बात है आम शब्दों में संधारित्र यानी कैपेसिटर क्या कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं, क्या कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं। तो आगे बढ़ने वाले हैं, अब देखने वाले हैं समांतर प्लेटों के बीच धारिता, संधारित्र। क्लियर है, इसकी तक समझ आ गया तो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखने वाले हैं पूछा अमन, पूछा एक बार देखो। अब देख रहे हैं समांतर प्लेटों के बीच धारिता, समांतर सही से लिख देना, ठीक है। तो समांतर प्लेटों के बीच अब देखने वाले हैं धारिता, बंद कर ले समांतर नहीं बेटा उधर बंद हो, धारिता है ना, समांतर प्लेटों के बीच धारिता, समांतर प्लेटों के बीच धारिता, है ना। तो अब देखने वाले हैं टॉपिक डाल लेना, समांतर प्लेटों के बीच धारिता को कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हमने माना तो वैसे पहले समझाता दो संधारित्र क्या है, समांतर प्लेटों के बीच संधारित्र धारिता। तो दो समांतर प्लेट हैं, दो ही समांतर, तो कोई हमने प्लेट बनाई, सही से बना दे रहे हैं, ये आपको कोई समांतर प्लेट है, ऐसी रखी हुई है और इन पर चार्ज है, प्लस चार्ज ये आपका चार्ज आ गया, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी क्या है, डी, इनके बीच की दूरी है, दो प्लेटों के बीच की दूरी क्या, डी और ए एरिया, ठीक है। अब हमने क्या हम जानते हैं, देखो E इज की तीव्रता बराबर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एप्सिलॉन लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, लिखने के बाद और इतना लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, U अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा अगर मान लो दो समांतर प्लेट है, अगर दो धातु हैं, किसकी धातु है ना, दो धातुएं हैं, ठीक है। दो धातुओं के बीच की तीव्रता क्या होती है, दो धातुओं के बीच तीव्रता होती है, दो धातुओं के बीच तीव्रता आपकी होती है V D जो होती है ना। अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं भैया, इसको अगर हम वो भी इक्वल लाना है, अगर वो भी इक्वल लाएंगे तो क्या हो जाएगी E D, ये क्या हो जाएगा, डी आपका अपॉन जाएगा, ऐसे हो सकता है ना। इतना तो लिख सकते हैं, आप बातें लिख सकते हैं। लिखने पर हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा है धारिता बराबर क्या होता है, धारिता नहीं C बराबर होता है आपका, अब E सॉरी इतना रख दो, अब E का मान इसमें रख दो, है ना, जो पहले दी गई थी E का मान इसमें रख दो, क्या होता है, तो E का मान क्या रखेंगे, इसकी जगह आपका जे वाला मान रखा जाएगा, तो U अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, इतना रख लिया, रखने पर अपॉन डी हो जाएगा, है ना, अपॉन डी लिखा गया। अब क्या करेंगे, इसका मान क्या होता है, संधारित्र आपका होता है तो यू अपॉन ओ भी होता है,
तो ये आपका V का मान है, ठीक है। V जो आपने वो क्या निकाला है, बोल्ट यानी जो होल निकाला है, उसका मान क्या रख दो, संधारित्र में रख दो। धारता में रखनी पर, रखने पर क्या हो जाएगा हमें, रखने पर हो जाएगा आपका Q पहले से दिया गया, V की जगह ये रखा जाएगा, जो D है ऊपर पहुंच जाएगा आपका यहाँ, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट टू D, ठीक है। तो Q से Q गया, D ऊपर पहुंच जाएगा और A और लिखा गया है ना, A एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। तो D ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या आएगा, C इज इक्वल टू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। तो जी हमारा क्या निकल के आया, जी हमारा आया वो समानता प्लेटों के बीच धारता, जो समानता प्लेटों के बीच धारता, इतना क्लियर है, समानता प्लेटों के बीच धारता, है ना, इतना क्लियर है। समानता प्लेटों के बीच धारता को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इतना क्लियर देख लिया। अब देखने वाले हैं पहला चैप्टर, तीसरा चैप्टर पे आने वाले, ठीक है। दो चैप्टर हमारे अभी तक क्लियर हो गए, अब तीसरे चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं। क्या होता है तीसरा चैप्टर हमारा है ना, तीसरा चैप्टर क्या है हमारा, तो तीसरा चैप्टर है हमारा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिक। आपको 100 वोल्ट का झटका तो लगने वाला है ना। अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा या आप तैयार होगा, 100 वोल्ट का झटका तो लगेगा ही लगेगा, है ना। भाई लगने के लिए तैयार हो जाओ ना, वोल्टेज अब देने वाले हैं हम, जल्दी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ भैया, है ना। जनता करो मैंने शुरू, तो अब देखने वाले हैं, अब क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी क्या है भैया, विद्युत धारा। चैप्टर तीसरा चैप्टर आगे जो है ना, विद न्यूमेरिकल डेरिवेशन भी देख रहे हैं। तो अब क्या देखने वाले हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, पहले इलेक्ट्रिक करंट समझो, धारा यानी करंट किसे कहते हैं, ठीक है, यानी धारा ना, करंट किसे कहते हैं भैया। तो करंट भाई कहा जाता है जब किसी, मान लो कोई पदार्थ जब क्या करता है, फ्लो गति करता है, प्रवाह करता है, किसी वस्तु या पदार्थ का प्रवाह होना धारा कहलाती है। ऐसे ही जब कोई करंट किसी वायर से या किसी कंडक्टर से पास आउट होता है तो क्या होता है, उसके नाम देते हैं विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट नाम देते हैं। इतना क्लियर है ना। तो अब एक साथ देखने वाले इलेक्ट्रिक करंट, तो समझ आ गया है ना, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहेंगे, है ना। अब देखने वाले हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा किसे कहते हैं ना। अब मान लो किसी चालक में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, किसी चालक में प्रवाहित आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात दूसरे क्या कहते हैं, आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। ये परिभाषा हो सकती है ना, और सूत्र के अनुसार ऐसे लिख सकते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, है ना, आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आई क्यू अपॉन टी होता है, क्यू अपॉन टी होता है, क्लियर है। इसका मात्रक होता है आपका क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, एम्पियर, है ना, ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। इतना क्लियर है, ऐसा यूनिट धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है ना। इतना क्लियर है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है ना। अब क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखने वाले हैं भैया सफर जारी है, रहा अभी नहीं मिली है। तो देखो अब तीसरे चैप्टर कहाँ आ गए पॉइंट, अब देख रहे हैं अनुगमन वेग, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग किसे कहते हैं, ठीक है। देखो माना ये कोई चालक है, अब क्या डालने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन
वेग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का अनुगमन कहने मतलब कोई चालक है उसमें प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर देखो ये हमारा कोई चालक, ठीक है, इसमें क्या फ्लो कर रहे हैं? छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ना, ये चालक में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अब इसका अनुवेग किसे कहते हैं बताया हमने, कोई जब स्थान एक ही स्थान शुरू करता है दूसरे स्थान पर उसे वेलोसिटी यानी वेग कहते हैं, आपसे पढ़ा होगा, ठीक है। तो अनुगमन वेग क्या होता है भैया? आई इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं भाई? लिखेंगे इसमें एन ई ए ओ वी डी, ठीक है। देखा होगा किसी चालक पर बात हमने, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों का आगमन कहते हैं, ठीक है। अब क्लियर है? आगे देखते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं धारा घनत्व, है ना। धारा घनत्व किसे कहते हैं? इतना क्लियर हो गया, है ना। आगे बढ़ रहे हैं, अनुगमन वेग हो गया। अब देखने वाले हैं भैया अनुगमन वेग देख लिया, अब धारा घनत्व देख रहे हैं। है ना, धारा घनत्व किसे कहते हैं? अब धारा घनत्व देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी, ठीक है, धारा घनत्व, ठीक है, धारा घनत्व किसे कहते हैं? देखो धारा घन, पहले मैंने बताया था डेंसिटी कहते हैं अगर मान लो मैं कोई पदार्थ कोलैप्स रहता है ना, उसके बाद कोलैप्स, जैसे मान लो कोई चादर चौड़ी तोड़ को गोला बना क्या कहते हैं, उसका कम हो गया ना, कम हो गया। तो ऐसे ही हम धारा घनत्व किसे कहते हैं? तो इसको जे से प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व जैसे प्रदर्शित किया जाता है अपन क्या होता है? आई इक्वल टू आई अपॉन ए, आयन विद्युत धारा अपॉन एरिया, ठीक है, क्षेत्र का एरिया, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इस ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई एन ई ओ वी डी यानी अनुगमन वेग अपॉन ए, ये भी इसका फॉर्मूला होता है। तो समझिए, है ना, ये भी इसका फॉर्मूला होता है ना। इसको जे से प्रदर्शित करते हैं आई अपॉन ए, ठीक है। अब समझने वाले हैं मोबिलिटी, मोबिलिटी यानी विद्युत गतिशीलता, विद्युत गतिशीलता समझने वाले हैं। इतना क्लियर है? तो समझ आ गया, विद्युत घनत्व हो गया, धारा घनत्व। अब देखने वाले हैं ना, अब धारा घनत्व थोड़ा सा आपको लूंगा तो आप किरचॉफ लॉ देखेंगे, है ना, वेस्टर्न ब्रिज भी देखने वाले हैं। देखो इतना क्लियर हो गया। अब देखने वाले हैं गति, विद्युत गतिशीलता किसे कहते हैं, ठीक है। अब चर्चा करेंगे विद्युत गतिशीलता के बारे में। गतिशीलता, ठीक है, विद्युत गतिशीलता यानी मूविलिटी किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक मूविलिटी। अब कहने का मतलब है जब किसी, देखो ऐसे लिखते हैं, इसे इसका वो सिंबल होता है म्यू, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सिंबल, इसको म्यू वी डी अपॉन ई। देखो तो किसी, इसको लिखते डेफिनेशन के लिखते हैं, किसी है ना, किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आरोपित अनुगमन वेग को विद्युत गतिशीलता कहते हैं। कहने का मतलब है किसी चालक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आरोपित, है ना, अनुगमन वेग को क्या कहते हैं? विद्युत गतिशीलता कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की गतिशीलता कहा जाता है ना। तो लिख सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आरोपित अनुगमन वेग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत गतिशीलता कहते हैं। क्या? गतिशीलता। जैसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, सिंबल क्या होता है? म्यू होता है ना। इतना क्लियर है? आगे देखते हैं, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है? म्यू होता है ना। इसका इतना क्लियर हो गया। अब देखने वाले हैं किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ ने क्या बताया, जब कोई अगर मानो
कहीं से विद्युत धारा आ रही है, ठीक है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बीजगणितीय योग के शून्य होता है। बीजगणितीय योग के अगर क्या निकालेंगे, बीजगणितीय योग निकालें तो क्या होगा, वो शून्य बैठेगा, है ना। बता दिया मैंने किरचॉफ लॉ किसे कहते हैं भाई, किरचॉफ लॉ क्या कहलाता है, किरचॉफ का नियम क्या कहलाता है, आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा का योग बीजगणितीय योग के शून्य होता है ना। बीजगणितीय योग के क्या होता है, शून्य होता है। किरचॉफ का नियम यह कहलाता है भैया, क्या कहलाता है, एक साथ और रिपीट करो, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर क्या होता है, शून्य होता है। बीजगणितीय योग के शून्यता किरचॉफ। तो किरचॉफ अंकल क्या बताया भाई, है ना, किरचॉफ का नियम क्या कहलाता है, आने वाली धारा, देखो कोई क्या है ये भाई, एक जंक्शन है, एक जंक्शन किसे कहते हैं, पॉइंट है, मान लो भाई जहाँ बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे मान लो रेलगाड़ी आती है, और रेलगाड़ी अगर स्टेशन पर रुकती है उसे क्या कहता है, पूरी क्षेत्र को जंक्शन कहा जाता है। जैसे हमारे क्षेत्र मथुरा जंक्शन है, आगरा जंक्शन है ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, स्टेशन उसे जंक्शन कहा जाता है। ऐसे ही मान लो यहाँ से कोई करंट इधर आ रही है, धारा इधर से आ रही है, और एक इधर से आ रही है ना, और एक इधर से आ रही है, इन सब का योग जाने इधर जा रही धारा के योग के बराबर होता है ना, जा रही धारा के योग के बराबर होता है ना, बराबर होता है। आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग के क्या होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं, बीजगणितीय योग सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, तो क्लियर है ना। इस पर बेस न्यूमेरिकल होंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करें ना, इससे क्या क्या न्यूमेरिकल बन सकते हैं इस किरचॉफ से नियम से, वो भी चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखने वाले हैं वेस्टर्न ब्रिज टॉन सेतु, है ना, वेस्टर्न सेतु देखने वाले, ब्रिज क्या होता है ना, कितना किलो हो गया, अब देखने वाले हैं वेस्टर्न ब्रिज किसे कहते हैं। टॉन सेतु, तो यहाँ से टू किसे कहते हैं, देखो तो भाई कहने का मतलब है, एक खुद हमने माना कोई परिपथ है, यानी कोई क्या है, सर्किट है, सर्किट यानी परिपथ है, कोई सर्किट हमने माना, ये देखो कोई सर्किट बनाया हमने, सही सब बना रहे हैं, ये कोई सर्किट है, ठीक है, और जहाँ फ्लो कर रही है आई, यानी क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर लग दे रहे हैं, है ना, और जहाँ ऊपर करंट फ्लो कर रहा है इधर से, करंट फ्लो इस डायरेक्शन में कर रहा है, आई यानी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी बनाते हैं, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस करंट इसमें फ्लो होता है, और इधर ऐसा होता है, ये क्या आपका ये प्रतिरोध होते हैं ना, तो ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, और ये प्रतिरोध ये है, ठीक है। तो नाम देते हैं, मान लो कि इसको, इसमें एक बीच में लगा होता है आपका गैल्वेनोमीटर, इसमें बीच में क्या लगा होता है, जी यानी गैल्वेनोमीटर लगा होता है, जी क्या है, गैल्वेनोमीटर यहाँ पर एक अटैच होगा यहाँ पर, तो उसको नाम देते हैं हमने, ये पी है आपका, ये क्यू है, और ये आर एस, और ये आर है, ठीक है, और ये एस है, ये आर है, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब है, एक जब सर्किट में क्या होता है, चतुर्भुज टाइप में, चतुर्भुज टाइप में 4 प्रतिरोध जुड़े होते हैं, जिसके बीच में एक क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है, जो किसी ये प्रूव करता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो विद्युत धारा किस दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है, काम क्या करता है, गैल्वेनोमीटर काम करता है। हम देखा है इलेक्ट्रिक विद्युत इंडक्शन में देखेंगे, चर्चा करेंगे ना, जो आपका क्या यूज किया जाता है, किसका, गैल्वेनोमीटर का क्या यूज होता है। देखो तो इसमें क्या फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ मूला क्या बनेगा भैया, तो होता है पी
अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर इंटू एस, ठीक है। जी क्या वेस्टर्न ब्रिज का फॉर्मूला, क्लियर है। वेस्टर्न ब्रिज का फॉर्मूला होता है जी, ठीक है ना। वेस्टर्न ब्रिज, वेस्टर्न सेतु का फॉर्मूला क्या होता है ना, वेस्टर्न सेतु, ठीक है। अब क्लियर, अब देखने वाले हैं, इतना क्लियर हो गया है ना। अब चैप्टर शुरुआत करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस बोर्ड एग्जाम पे, है ना। क्लियर है। अब देखने वाले हैं वेस्टर्न सेतु समझ आ गया। एक सर्किट होगी, सर्किट में एक चतुर्थ बना होगा, उसके एक साइड क्या होगा, 4 प्रतिरोध होते हैं, बीच में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर लगा होता है ना, गैल्वेनोमीटर फीड होता है। इतना क्लियर है। अब देखने वाले हैं, इतना क्लियर हो गया, इसमें सॉल्व कर रहे हैं, है ना। जोश कम नहीं होना चाहिए, है ना, पहली बात। अब तो किस पे आ गए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब किस पे आ गए, चुंबक तथा चुंबक, गतिमान चुंबक। अब इस पे आ गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, किस पे आ गए, अब चर्चा करने वाले हैं, जुड़े रहो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसे कहते हैं, है ना। अब बात चलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पहले तो समझना है। पहले मैग्नेट, चैप्टर का नाम डाल लेना, गतिमान चुंबक, ठीक है। अब आ गया आपका 4th चैप्टर, चैप्टर 4, है ना। शुरुआत करें चुंबक यानी मैग्नेट, मैग्नेट चुंबक किसे कहते हो। तो छोटी क्लासों में आपने बहुत घर में खेले हो, मैग्नेट किसे कहते हैं। मैग्नेट होती है, उसके 2 पोल होते हैं, चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। उसके क्या होते हैं, एन और एस, ठीक है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। चुंबक के क्या होते हैं, 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक चुंबक होती है, उसके 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल। जब आप एन चुंबक को मिलाओगे तो समान प्रकार के बल, हमने पढ़ा, एक दूसरे का करेंगे प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, दूसरे को लगाएगी प्रतिकर्षण बल लगाएगी, क्लियर है ना। ये क्या लगाएगी, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, एक दूसरे पर लगाएंगे प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। जब हम क्या कर, ऐसे ही आपका एस होगा, ये भी एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, ठीक है। समान प्रकार के, है ना, समान प्रकार के पदार्थ एक दूसरे पर लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, ठीक है। समान प्रकार के। और जब हम क्या करेंगे, जब एन और एस एक दूसरे में मिलाएंगे तो क्या होगा, आकर्षण बल होगा, तब चुंबक एक दूसरे से चिपकेगी। क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, तो चुंबक एक दूसरे से चिपकेगी, है ना। क्लियर है। अब देखने वाले हैं इससे रिलेटेड बाय-सेवर्ट का नियम, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट होता है बाय-सेवर्ट का नियम, क्लियर है ना। थोड़ा इंक डाल ले रहे हैं मार्कर में, पानी थोड़ा पी ले, ठीक है। बाय-सेवर्ट का नियम देखने वाले हैं। तो बाय-सेवर्ट का नियम क्या कहलाता है, जब देखो इसमें मैं धारावाही चालक पर मैग्नेटिक क्षेत्र प्राप्त कर, धारावाही चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र, तो बाय-सेवर्ट का नियम क्या कहलाता है, तो ना बाय-सेवर्ट का नियम। तो इसमें इंक डाल रहे हैं, है ना। बाय-सेवर्ट अब कुछ 4th चैप्टर पे आ गए, मैग्नेटिज्म पे आ गए, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो अब चर्चा करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बाय-सेवर्ट का नियम क्या कहलाता है। तो हमें इस पर क्या करते हैं, है ना, बाय-सेवर्ट का नियम किसे कहते हैं। तो देखो माना हमने कोई क्या है, एक कोई चालक, कोई क्या है, कंडक्टर है, ये क्या कोई कंडक्टर है, ठीक है। अब हमने इसी पे माना बाय-सेवर्ट का नियम डालो, बाय, कौन सा कहाँ पहुंच गया, बाय-सेवर्ट के नियम पर पहुंच गया, ठीक है। का ठीक है, बाय-सेवर्ट का नियम किसे कहते हैं। देखो ये
आपको 2-3 नंबर का तो पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो सही से पढ़ना है। सिर्फ बाय-सेवर्ट का नियम क्या कहलाता है। तो बाय-सेवर्ट ने क्या बताया, इसको थोड़ा कंडक्टर को इधर बना ले रहे हैं, है ना, इसको थोड़ा इधर बना ले रहे हैं, सही से समझ आ जाएगा आपको। उधर ही फिर देखेंगे, फिर ये भी दूसरा और चैप्टर भी चर्चा करने वाला, ठीक है। तो बाय-सेवर्ट का नियम क्या कहलाता है, ठीक है। देखो हम पी बिंदु पर क्या बनने वाले हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तुलना। पी बिंदु को माना, उसको पी क्षेत्र ज्ञात करने वाले, ठीक है। अब आपका ये कंडक्टर है, तो इसमें फ्लो होने वाली धारा क्या हो जाएगी, आई है ना। इसकी लंबाई क्या मान लेंगे, इसकी लेंथ है वो dl मान लेंगे। लेंथ क्या हमने मान ली, dl मान ली, ठीक है। प्रवाहित होने वाली धारा आई है ना, और इसकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी, r मान ली। यहाँ पर थीटा कोण है, ठीक है, थीटा कोण मान लिया। तो लिखेंगे हम क्या बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र को पहले समझना है थोड़ा। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, इसको विद्युत क्षेत्र को बी से प्रेषित किया जाता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र, आप क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबक क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबक, पहले इसका मात्रा क्या होता है, टेस्ला होता है, तो आप जानते होगे ना। विद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, टेस्ला होता है ना। तो चुंबक के आसपास क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। चुंबक के जैसे पढ़ा था हमने, मैग्नेटिक के आसपास क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाएगा, तो चुंबक के आसपास क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। तक क्लियर है, ठीक है। क्या कहा जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहा जाएगा। तो हमने माना डेल्टा बी, ठीक है, समानुपाती का चिन्ह लगाया, फिर क्या लिखेंगे भैया, आर, लिख दो आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर हटाएंगे समानुपाती का चिन्ह, हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिल जाएगा, इज इक्वल टू म्यू, क्या मिलता है, म्यू और 4 पाई, मिलने पर क्या लिखेंगे, आई डी एल, डेल्टा आई डी एल, यानी थीटा है तो थीटा के क्या लिख जाएगा, थीटा के लिख जाएगा कॉस थीटा अपॉन, है बीच की दूरी है तो क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर। ये होता है हमारा बाय-सेवर्ट का नियम, ठीक है, बाय-सेवर्ट के नियम होता है, ठीक है। अब कांस्टेंट आपका क्या आता है, आपका म्यू 4 पाई, क्या होती है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू होती है भैया 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7 होती है आपकी। किसकी वैल्यू होती है, जो नियतांक होता है, नियतांक निकालते हैं उसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, तो 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7 निकल के आती है। अब देखने वाले हैं, इतना क्लियर हो गया। तो अब देखने वाले हैं बाय-सेवर्ट का नियम समझ गया है ना, बाय-सेवर्ट का नियम क्या कहलाता है। तो अब एम्पियर का नियम समझने वाले हैं, थोड़ा इतना हो गया क्लियर, एम्पियर का नियम है ना, तो देखने वाले हैं, इतना सही हो गया। अब देखने वाले हैं एम्पियर का नियम। तो एम्पियर का नियम क्या कहलाता है, तो जैसे ही अब मैंने गॉस का नियम नहीं बताया था, तो थोड़ा नहीं रह गया था। अब जैसे गॉस का नियम पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते हैं, तैसे ही पढ़ा था चुंबकीय फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में क्या पढ़ा जाता है, आपका एम्पियर का लॉ पढ़ा जाता है। थोड़ा नए बेस के लिए करते चलो ना, जैसा आप किसे पढ़ा जाता था, जैसा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा जाता है वही पढ़ा जाता है एम्पियर का लॉ। तो आप देखने वाले हैं, इतना क्लियर हो गया। इतना क्लियर हो गया ना, दो चलिए इसको मिस कर रहे हैं, दूसरा फिर देखने वाले हैं। है ना, तो आप देख रहे हैं भैया एम्पियर का नियम क्या कहलाता है, मान लो कोई बंद परिपथ है ना, कोई बंद परिपथ है, मान लो कोई क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में बंद परिपथ को माना, जी आपका क्या है, कोई विद्युत क्षेत्र है, बंद परिपथ है, और इसमें क्या है आपका बंद विद्युत क्षेत्र क्या है, डी ए है, ठीक है, बंद परिपथ क्या है, डी ए। इसका समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर है ना, इसका अगर क्या करूँ, समाकलन करने पर, इसका समाकलन करेंगे, इसका समाकलन कर मल्टीप्लिकेशन लगा दो, इक्वल क्या होता है आपका म्यू नॉट आई के बराबर होता है। जैसे हम गॉस के नियम पढ़ते थे वही पढ़ा जाता है, गॉस का नियम
ठीक है, नियम जैसा है ना, गॉस के नियम जैसा है। ठीक है, जैसे गॉस के नियम पढ़ते थे तैसे पढ़ते। ठीक है, कहने का मतलब है कोई बंद विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कोई बंद परिपथ में, है ना, बंद परिपथ। ठीक है, तो कब निकालेगा, कोई विद्युत क्षेत्र यानी बी, उसका क्षेत्रफल क्या लिखा, डी ए के कितने किसके गुना होता है, म्यू नॉट आई के गुना होता है। अब देखने वाले हैं, इतना क्लियर हो गया के गुना होता है, क्लियर हो गया। इसको मिसाल जल्दी से कर रहे हैं। ठीक है, तो तो अब देखने वाले हैं, शांत बेटा, उधर नहीं, अब देखने वाले हैं। तो अब देखने वाले हैं, तकलीफ हो गया। तो अब देखेंगे चुंबकत्व ध्रुव, चौथा चैप्टर में क्या कौन चैप्टर हो गया, देखो अभी खत्म हो गया, हमारे 4 चैप्टर खत्म हो गए। ठीक है, 4 चैप्टर खत्म होने के बाद अब देखने वाले हैं, ठीक है, ठीक है, चुंबकत्व ध्रुव किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बेस्ट भाई चौथा चैप्टर क्या थोड़ा इजी है ना। चुंबक ध्रुव किसे कहते हैं, चुंबक ध्रुव किसे कहा जाएगा, देखो कहने का मतलब है चुंबक ध्रुव में क्या पढ़ते हैं, चुंबक भाई कहने का मतलब जब देखो अनुचुंबकी जो पढ़ते हैं, अनुचुंबकी, ठीक है, और प्रतिचुंबकी, ठीक है, पदार्थ, अनुचुंबकी पदार्थ और प्रतिचुंबकी पदार्थ और लोह चुंबकी पदार्थ किसे कहते हैं। देखो अनुचुंबकी पदार्थ क्या होते हैं, मैंने अभी समझाया था, चुंबक के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल। चौथा चैप्टर देखना, याद रखना कौन सा है आपका, चुंबकत्व ध्रुव। ठीक है, उसमें क्या पढ़ते हैं, पहले चुंबकन ध्रुव तीव्रता कैसे कहते हैं, देखो, है ना, तो क्या आपकी हेडिंग है, चुंबकन तीव्रता, ठीक है, चुंबकन तीव्रता किसे कहते हैं भैया, I बराबर एम इंटू ओवी, ठीक है, अपॉन ओवी होते। कहने का मतलब है किसी आयतन, किसी चुंबकीय क्षेत्र के आयतन पर चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात क्या कहलाता है, चुंबकन की तीव्रता कहलाता है ना, की तीव्रता कहलाता है। तक ले रहे, अब देख रहे हैं, मैंने सबसे पहले बात की थी, तो अब बात करेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय। तो अनुचुंबकीय क्या होते हैं ना, अनुचुंबकीय क्या होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, देखो जैसे हमने माना ये अनुचुंबकीय पदार्थ, जैसे आपका हो गया एल्युमिनियम, सोना चांदी, ठीक है, सोना चांदी क्या होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। सोना चांदी वगैरह क्या होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ, कम चमकीले होते हैं, क्या बोला, कम चमकते क्या भाई, ऐसे चुंबक इनसे आकर्षित ज्यादा नहीं होती है ना। अनुचुंबकीय में क्या होता है, थोड़ा कम चमकीले होते हैं। ठीक है, अब जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो कम चमकीले होते हैं। अब आती है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं जो एक दूसरे को क्या कहते हैं, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। प्रतिकर्षण बल होते हैं समान प्रकार के बल एक दूसरे के पास लागू कराए, एक दूसरे प्रतिकर्षण दूर भेजते हैं। दूसरे को क्या भेजेगी, एन को अलग भेजेगी और ऐसे दूसरे को एक अलग भेजेगी। ठीक है, दो एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगाते, एक दूसरे पर कौन सा बल लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, एक दूसरे कौन सा बल लगाएंगे, प्रतिकर्षण। अब आते हैं बात लोह चुंबकीय, है ना। लोह चुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिन पर आकर्षण बल लगता है ना, जो वस्तुओं को आकर्षित करते हैं, जो वस्तु क्या करते हैं, अन्य पदार्थों को आकर्षित करते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो वस्तुओं का करते हैं, आकर्षित करते हैं, क्या कहलाएंगे, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इतना क्लियर है, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे, है ना। तो अब देखने वाले हैं, इतना क्लियर हो गया, है ना। तो अब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं चुंबक प्रेरण, जो अब इस चैप्टर से ज्यादा इंपोर्टेंट रहता है ना। तो अब इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है वो क्या है आपका, है ना। तो वो है आपका भैया इंडेक्स मैग्नेट इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, अब इससे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है, चुंबकीय प्रेरण, है ना। तो चैप्टर आप डाल लो चुंबकीय प्रेरण, है ना। तो अब डाल है चैप्टर कौन सा है भैया, चुंबकीय
ठीक है, चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, ठीक है, चुंबकीय प्रेरण किसे कहा जाता है, पहले समझ रहे हैं। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स, है ना। तो चैप्टर का नाम डाल ले चुंबकीय, चैप्टर आपका 5वां आ गया, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। देखो माना हमने कोई चुंबक क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इससे चुंबकीय रेखा पास आउट हो रही है, इससे क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखा पास आउट हो रही है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र से, ये आपका है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय रेखा क्या हो रही है, गुजर रही है। कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उससे चुंबकीय क्षेत्र की रेखा गुजरती है ना। मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र की ये भी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की रेखा गुजरती है, जो चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है वो इस दिशा की ओर बनता है। चुंबकीय होता है इससे विपरीत रहता है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या रहेगा, इससे विपरीत रहता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या रहेगा, हमेशा विपरीत आएगा। जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, तो इसके बीच में क्या बनेगा, एक कोण बनता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो भाई जो चुंबक फ्लक्स होता है उसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित किया जाता है, फाई से प्रदर्शित किया जाता है, फाई से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करेंगे तो कैसे लेंगे, फाई इज इक्वल टू, है ना, चुंबकीय क्षेत्र का आपका बी, है ना, बी, एरिया क्या हो जाएगा आपका इसका ए, तो जो हो गया हमारा चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। ये क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स, ये क्या आपका चुंबक क्षेत्र की क्षेत्र, और ये है हमारा चुंबकीय क्षेत्र, एरियाज, चुंबक रेखाएं, ये क्षेत्र है, ठीक है। तो अब देखने होता क्लियर हो गया चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो फेराटे का नियम समझना, फेराटे के नियम समझ। देखो फेराटे ने क्या बताया, तक हो गया चुंबकीय फ्लक्स में आ गया। अब देख रहे हैं फेराटिक्स लॉ, देख रहे हैं फेराटे के नियम। वैज्ञानिक थे मशहूर साइंटिस्ट, फेराटे ने क्या बताया, ठीक है। तो फेराटे के नियम देख रहे हैं। जो आपका पीरियड है वो किसके नियम पर आधारित है, चुंबकीय, चुंबकीय फ्लक्स समझ आ जाएगा तो विद्युत प्रेरण आपको आसानी से समझ में आ जाएगा भैया, है ना। तो अब समझना है विद्युत प्रेरण, फेराटे के नियम क्या कहलाते हैं, का नियम, फेराटे का नियम क्या कहलाता है, फेराटे का नियम। जैसे हमने माना जब किसी कुंडली से, जब किसी कुंडली से फ्लक्स का परिवर्तन होता है, इस फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता है इस घटना को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण का, इस घटना को नाम देते हैं चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है, ठीक है। इस घटना को क्या कहते हैं, चुंबक। इस यह ना, ये फेराटे का फर्स्ट नियम था। फेराटे का क्या था, फर्स्ट नियम, फेराटे का पहला नियम क्या था, फेराटे का पहला नियम था, ठीक है, पहला नियम था। अब देखने वाले हैं, है ना।
अब देखने वाले हैं लेंस का नियम। देखो लेंस का नियम क्या कहलाता है ना। तो समझ गया इतनी सोलो एली से इसका फेराटे का नियम देख लिया। देखने वाले हैं लेंस का नियम, ठीक है। अब लेंस का नियम क्या कहलाता है, तो लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित। लेंस का जो नियम है वो किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किसका, ऊर्जा संरक्षण का नियम। लेंस का नियम किस पर, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी दैट्स बेस्ड ऑफ लॉ ऑफ लोन्स। देखो तो किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत जो स्वयं के उत्पन्न होने का विरोध करती है। किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा स्वयं के उत्पन्न होने का विरोध करती है, इसे हम क्या कहते हैं, लेंस का नियम कहते हैं, है ना। किसी लेंस का नियम क्या कहलाता है ना, किसी कुंडली में उत्पन्न होने वाले उत्पन्न होने वाले विद्युत बहाव बल की दिशा, है ना, स्वयं के उत्पन्न होने का क्या करती है, का विरोध करती है। इसी का कहते हैं लेंस का नियम कहा जाता है ना। क्या कहा जाएगा इसे, लेंस का नियम कहा जाता है, ठीक है। इसे कहा जाएगा लेंस का नियम। अब देखो इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या आता है आपका, सेल्फ इंडक्शन ऑफ नॉन इंडक्शन, ठीक है। फैक्चुअल इंडक्शन, नॉन इंडक्शन। तो समझने वाले हैं 100 पीरियड किसे कहते हैं, अननोन पीरियड किसे कहते हैं। 100 पीरियड की घटना और अननोन पीरियड की घटना क्या कहलाती है, ठीक है। तो जिस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उनको क्या कहने वाले हैं, ठीक है। तो 100 पीरियड किसे कहते हैं, अननोन पीरियड किसे कहते हैं, ठीक है। तो अननोन पीरियड क्या अंतर है, 100 पीरियड में क्या अंतर है, आप देखने वाले हैं। तो 100 पीरियड और अननोन पीरियड में क्या अंतर है। 100 पीरियड किसे कहते हैं, पहले ये देख रहे हैं, ठीक है। 100 पीरियड किसे कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, पीरियड, ठीक है। सो पीरियड किसे कहते हैं, अननोन, सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो माना जी क्या है हमारा कोई फाई फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है, और समानुपाती होता है आई पैरेलल धारा के, ठीक है। तो जब हम क्या हटाएंगे, जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे एक क्या मिल जाएगा, गुणांक मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एल आई। तो एल क्या है, एल जहां प्रेरण का गुणांक है, प्रेरण का क्या है, गुणांक है, गुणांक है। 100 पीरियड का क्या है, गुणांक। एल क्या है आपका, 100 पीरियड का गुणांक है। यहाँ पर एल आपका 100 पीरियड का गुणांक का कार्य करता है, ठीक है। यहाँ क्या है, एल आपका 100 पीरियड का गुणांक है ना। जो एल है आपका वो क्या है, 100 पीरियड का गुणांक है, ठीक है। एल क्या है, 100 पीरियड का गुणांक। अब देखते हैं परिनलिका के लिए, ठीक है। परिनलिका के लिए 100 पीरियड, है ना, परिनलिका के लिए। तो हो गया क्लियर। तो क्या हटाएंगे, पहले हमने देखा
पाई हटाने आई हटाने पर क्या मिलेगा, एल मिलेगा। ठीक है, तो जहां हमारा 100 पीरियड का गुणांक है। ठीक है, अब देखने वाले परिनलिका के लिए। तो 100 पीरियड 1 लिख दे रहे हैं, आपका क्या नहीं होता है 100 पीरियड। तो परिनलिका के लिए क्या होगा, है ना। तो परिनलिका के लिए तो पहले हमने निकाला था क्या होगा, फाई इज इक्वल टू एल आई। ये आपका क्या है, आपका ये हमारा हो गया सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो अब वही निकाल लेंगे परिनलिका के लिए, कॉइल के लिए। ठीक है, परिनलिका के लिए तो क्या होगा परिनलिका के लिए। ठीक है, परिनलिका के लिए क्या होगा भैया, तो लिखेंगे भाई परिनलिका के लिए। देखो जो हमारा होता है, ठीक है, परिनलिका के लिए हमारा जो है ना वो चुंबकीय फ्लक्स होता है, तो क्या होता है म्यू म्यू एन आई। ठीक है, म्यू एन आई होता है हमारा परिनलिका के लिए। अब मान लो कोई परिनलिका है जो हमारी कोई कॉइल है। ठीक है, अब जो क्या है कॉइल है। अब कॉइल में फेरो का क्षेत्र, कॉइल का क्षेत्र क्या होगा, होता है हमारा एन हो जाएगा ना। कॉइल का क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो एन लिख देंगे, एन ए। ठीक है, तो इसे मैं सही करके लिखूं तो क्या हो जाएगा भैया, सही करके लिखने पर जब आपका आई बाहर चला जाएगा, म्यू म्यू है ना एन आई। ठीक है, म्यू एन आई बाहर चला जाएगा और एन ए, तो आई आपका चला गया बाहर, है ना। अब यार एक बात थोड़ा याद रखो जी, एन को एक का, अब एन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो कैसे लिखता हूँ, फाई इज इक्वल टू म्यू एन बट्टे एल। ऐसे क्या लिख भाई, कहने का मतलब है एकांक फेरों संख्या, एकांक फेरों की संख्या। परिनलिका में एकांक ऐसे ऐसे कह सकते हैं, एकांक फेरों की, एकांक फेरों की संख्या, इसे क्या कहेंगे ना, एकांक फेरों की संख्या कहेंगे। तो अब कहने का क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा एन ए, और जो आपके बाहर है। ठीक है, क्या बाहर है, हमारी आई बाहर है। तब क्या लिखेंगे, तब लिखा जाएगा हमारा, अब देखो तो अब क्या हो जाएगा हमारा, तो म्यू, तो अब लिखा जाएगा, अब इसको भाई इसकी तुलना करने पर, किसी करने पर 100 पीरियड से तुलना करने पर तो हमें मिलेगा एल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, है ना। तो एल को मिलेगा हमें म्यू एन का स्क्वायर, एन एक देखिए एक जे रखिए तो क्या हो जाएगा एन ए स्क्वायर, और पौन में क्या हो जाएगा एल। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल आया, परिनलिका के लिए 100 पीरियड। ठीक है, परिनलिका के लिए 100 पीरियड। ठीक है, अब लीजिए इसका आंसर लो, परिनलिका के लिए 100 पीरियड क्या होता है। ठीक है, तक हो गया, परिनलिका के लिए निकाल लिया। अब देख रहे हैं अननोन पीरियड। ठीक है, अब क्या देखने वाले हैं, अननोन पीरियड तक ले रहे हैं, इसको मिसाल ले लीजिए कर रहे हैं। देखो अननोन पीरियड में क्या होता है, जैसे आपका घर में जो ट्रांसफार्म होता है वो अननोन पीरियड की कार्य विधि पर वर्क करता है, जैसे अन्य वर्क करता है अननोन पीरियड, उसी पर वर्क करता है आपका कौन, ट्रांसफार्म। ठीक है, ट्रांसफार्म गांव में लगे होते हैं, वो किस पर करता है, अननोन पीरियड पर, है ना। जो वर्क करता है आपका ट्रांसफार्म किस पर करता है, अननोन पीरियड की कार्य विधि पर। इसमें क्या होती है, दो कॉइल लगी होती है, दो परिनलिका होती है ना। इसमें क्या होती है, दो परिनलिका होती है। पहले इसको देख रहे हैं, इसका जो आम वही फॉर्मूला होता है, यहाँ पर एन आपकी देखो दो एन हो जाएगी, एन एक स्क्वायर हो जाएगी और एक क्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दो परिनल बना देंगे, परिनलिका कितनी हो जाएंगी, दो हो जाएंगी, है ना, सिंपल है भाई। एनएल क्या होगा आपका, अननोन। तो पहले भाई अननोन,
पीरियड, ठीक है। अननोन पीरियड किसे कहते हैं? देखो हमने माना पहली ये आपका फाई है वो समानुपाती होता है आई के। अब इसका आई हटाएंगे तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें मिलता है हमें एम, ठीक है, क्या हो जाएगा अननोन पीरियड का गुणांक और आई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जहाँ अननोन पीरियड का क्या है गुणांक, गुणांक है अननोन पीरियड का गुणांक हो गया फाई, या फिर एम क्या हो गया आपका अननोन पीरियड का गुणांक। तो लिख सकते हैं तो एल बराबर क्या भाई, एम बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपकी क्या दे रखी थी पहले आपकी म्यू एन एन ए स्क्वायर और ए हो जाएगा अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है, एल हो जाएगा जो पहले देखा था, ठीक है। तो जो हो गया हमारा अननोन पीरियड की घटना परिनलिका के लिए, है ना, परिनलिका के लिए, ठीक है, परिनलिका के लिए, ठीक है, परिनलिका के लिए क्या होगा अननोन पीरियड, ये आपका जो हो जाएगा, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू ये लिख सकते हो, ठीक है, एम इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा अननोन पीरियड, ठीक है, अननोन पीरियड हो गया, ठीक है। तो अब देखने वाले हैं अननोन पीरियड समझ आ गया, है ना। अननोन पीरियड पर जब लोहे का प्रभाव पड़ता है तो अननोन पीरियड बढ़ जाता है। जब इस अननोन पीरियड पर लोहे का प्रभाव यानी आयरन का प्रभाव पड़ता है तो अननोन पीरियड क्या होता है, बढ़ जाता है लोहे पर, ठीक है। अननोन पीरियड का प्रभाव पड़ता है तो क्या बढ़ जाता है, अननोन पीरियड बढ़ जाता है, ठीक है। तक क्लियर है, आगे देखते हैं। अननोन पीरियड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है लोहे का प्रभाव, आप बात करेंगे अल्टरनेटिव करंट के बारे में। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट, ठीक है, एसी शॉर्ट में कहते हैं इसे अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, धारा प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, जो धारा समय के साथ बदलती है, जिसका परिणाम दिशा के अनुसार बदलता है। जो धारा समय के अनुसार बदलती है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। जो धारा समय के अनुसार बदलती है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। फिर क्या होता है, धारा समय के अनुसार बदलती है क्या है, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट कहा जाता है शॉर्ट में। इसी आप घर में यूज करते हो, है ना, घर में यूज करने के लिए जो आपका ट्रांसफार्मर से जो आ रही है, ठीक है, जिस ट्रांसफार्मर है यहाँ से लाइट आ रही है, कौन सी आ रही है आपके अभी तक, तो एसी आ रही है। उसमें जब आप यूज अपना फोन लगाओगे, फोन चार्ज लगाते हो तो उसमें कौन सी करंट देता है, आपका फोन का चार्जर होता है वो एसी करंट को, एसी करंट यहाँ से आ रहा है तो एसी करंट को इसमें लेता है, जो आपका ट्रांसफार्मर से पहले एसी आ रहा है, ठीक है, एसी आ जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा चार्जर होता है, क्या होता है चार्जर ना, जो चार्जर होता है वो क्या कर देता है, आपका चार्जर एसी को, या एसी आ रहा है तो डीसी करंट में बदल देता है, डायरेक्ट करंट, डीसी यानी डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट में बदल देता है ना। तो मैं बताओ जो इंडिया में यूज किया आपने कितने हर्ट्ज के डीसी करंट यूज किया जाता है, बदल देता है। तो जल्दी इसका मेडिसिन बताना, तो डीसी करंट होता है कितने हर्ट्ज का भारत में यूज किया जाता है। तो क्या भाई जल्दी से बताओ, फिर मैं बताऊं आपको कितने हर्ट्ज का किया जाता है, तो 50 हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है, क्या जाता है प्रयोग किया जाता है, 50 हर्ट्ज का प्रयोग किया, तो 50 हर्ट्ज तक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो एसी करंट डीसी एसी करंट आ गया। तो अब देख रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा के बीच कलांतर, प्रत्यावर्ती धारा के बीच कलांतर, ठीक है। तो लास्ट हमारा क्या रह जाएगा, चुंबकीय तरंग रह जाएगा, ठीक है। तो उसमें वेव करेंगे इलेक्ट्रो वेव्स, ठीक है, तो ये पूरी इनकी चर्चा करेंगे बारे में। तो अभी तक क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक एसी करंट, ठीक है, एसी करंट में हमने के बीच कलांतर देखा है ना। तो कलांतर क्या होता है, धारा तथा वोल्टेज के बीच की, है ना, बीच की दूरी को क्या कहते हैं, कलांतर कहते हैं। अंतर को धारा तथा वोल्टेज के बीच के अंतर को कलांतर कहते हैं। धारा तथा वोल्टेज के बीच के अंतर को क्या कहते हैं,
कलांतर कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाएगा? कलांतर कहा जाएगा। जो काम नहीं होना चाहिए शुरू में कहा है ना, आपने साइंस आर्ट ली है, आपने मैथ लिया है, तो एक आपका मोटिवेशन ऑब्वियसली बात है मैथ है, अगर आपने लिया है ना, तो ऑब्वियसली बात है अगर आर्ट्स आर्ट में होते तो इतनी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना। तो साइंस आर्ट में लिए थोड़ा तो एक्टिवेट आपने लिया है, ये तो एक्टिवेट तो रहना ही पड़ेगा, है ना। अब देख रहे हैं वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर। ठीक है, वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर। तथा धारा के बीच कलांतर, धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर। ठीक है, तो भाई वोल्टेज यानी उवी के, वोल्टेज उवी के लिए कलांतर क्या होगा भैया? तो भाई लिखेंगे ओवी इज इक्वल टू ओवी नॉट। ठीक है, साइन ओमेगा टी क्या होता है? साइन जो ओमेगा बना है, ओमेगा टी। कोणीय वेग को किसी भी लिखते हैं, कोणीय वेग को ओमेगा से लिखते हैं, कोणीय वेग होता है किसी कोणीय वेग। ठीक है, क्या हो गया ये? वोल्टेज के बीच कलांतर हो गया, है ना। अब धारा की, धारा यानी आई के लिए कलांतर। तो क्या हो जाएगा? धारा आई के लिए कलांतर। जल्दी से बताओ, धारा आई के लिए कलांतर क्या होगा? इसमें क्या जुड़ा था? ऊपर टर्म लिखी गई है, उसी टर्म को चेंज कर दो, उसी में क्या जुड़ जाएगा? आपका फाई जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या जुड़ जाएगा? फाई जुड़ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? आई इज इक्वल टू, ठीक है, आई इज इक्वल टू फिर क्या लिखा जाएगा? आई नॉट साइन, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी, बड़े लिख दे रहे हैं टी। ठीक है, प्लस हो गया प्लस फाइव, ये क्या होता है? हमारा कलांतर। तो अब बात अभी तक हमने देखा है ना, 4, 5, 6 चैप्टर आज की वीडियो में कंप्लीट करें। तो ये है ना, जय दोस्तों, बनी वीडियो के साथ हमने क्या देखा? पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र देखा, उसके बाद 5 चैप्टर को इस वीडियो में हमने कंप्लीट देखा। तो फर्स्ट पार्ट हमने आज वीडियो में पूरा कंप्लीट किया। जय दोस्तों, बनी वीडियो के साथ।